अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पीके। मैं हूं जीरक गिलानी। हम लोग मौजूद हैं एमजी लाउंज पे और हमारे पास जो गाड़ी है वो है इस टाइम एमजी एचएस पीएच ईवी। ये इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो सीकेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें प्रोड्यूस होने वाली सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाड़ी है। कैसे? अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चल रही होती है। जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे चल रही होती है। जो हाइब्रिड होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंजन और इलेक्ट्रिक असिस्ट का एक कम्बिनेशन बना रही होती है। ये प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये चार्ज भी होती है, ये हाइब्रिड भी चलती है, ये ईवी ये चार्ज होके ईवी के तौर पे भी चल जाती है, हाइब्रिड के तौर पे भी चलती है। और इसको अगर आप स्पोर्ट मोड पे डालते हैं तो इंजन को ये एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी रख के तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है। वैसे भी इसका 0 to 100 एक फिगर जो है वो 7.1 सेकेंड है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर गाड़ी की फ्रंट की आप लुक देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद आती है, अगर आप देखें कि ये गाड़ी किस गाड़ी से मिलती है, तो वो है मज़राटी लेवांटे। जो इसकी ग्रिल है, जो इसका स्टांस है, आगे से पूरे का पूरा मज़राटी लेवांटे वाला है। यहाँ तक कि इसके जो DRLs हैं वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो लाइट है वो डिफरेंट है, यानी कि 2 मॉड्यूल में है, DRL ऊपर और लाइट नीचे, इसके अंदर कंबाइंड है। उसके बाद इसकी जो दूसरी हाईलाइट है उसकी तरफ आ जाते हैं। जो दूसरी हाईलाइट इस टाइम इसकी है वो है इसकी एवरेज 58.8 किलोमीटर पर लीटर की जो ये कंबाइंड एवरेज दे रही है। इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है इस टाइम मार्केट में वो यही है। जो पिछली वाली PHEV थी उसके बारे में रूमर से मार्केट के अंदर कि वो या पेट्रोल पे चलती है या इलेक्ट्रिक पे चलती है। इसके अंदर इन लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि ये जो गाड़ी है इसको वो मार्केट ही एज प्योर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि या इलेक्ट्रिक पे चलेगी या जो है ये पेट्रोल पे चलेगी। ये हाइब्रिड भी है। आप इसको 70 किलोमीटर्स तक, अगर आप इसको अप हिल और डाउन हिल बार बार लेके जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स तक आप इसको ईवी पे चला सकते हैं। उसके बाद ये हाइब्रिड पे आपको 25 to 28 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज देगी सिटी के अंदर। और अगर आपने इसको 100% ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है तो कंबाइंड एवरेज जो आपको आएगी ईवी हाइब्रिड को मिला के वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स पर लीटर, या जो कंपनी क्लेम कर रही है 58.8 किलोमीटर पर लीटर की आएगी। अब इसकी ये थोड़े से टेक्निकल फीचर्स हो गए। इसकी टेक्निकलिटीज़ को जब इसके इंजन की तरफ आएंगे तो दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके डिज़ाइन से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिज़ाइन के अंदर जो आपको सबसे मेजर चेंज नज़र आता है वो आपको नज़र आता है HS एसेंस से, जो नॉन PHEV मॉडल है, नॉर्मल मॉडल है उससे। उसके अंदर जो फर्स्ट डिफरेंस आपको नज़र आता है वो लाइट्स का आता है और दूसरे नंबर पे ग्रिल का आता है। ग्रिल इसकी बिल्कुल ही डिफरेंट है। फ्रंट से ये गाड़ी बिल्कुल फेस लिफ्टेड है। जिस तरह करोला ग्रैंडी फेस लिफ्ट हुई थी उसी तरह समझ लें कि ये फेस लिफ्टेड वर्जन है। लाइट बिल्कुल नहीं है, इसको मैट्रिक्स LED कह रहे हैं वो, जो कंपनी की तरफ से जो इसके लिए नोमेनक्लेचर है, जो लिटरेचर यूज़ कर रही है कंपनी, वो उसके अंदर इसको मैट्रिक्स LEDs कह रहे हैं। उसके बाद आगे वाली साइड पे आते हैं तो इसकी जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर सारी की सारी ग्रिल है। साइडों पे क्रोम की गार्निश है, नीचे एक सिल्वर गार्निश है, क्रोम नहीं है, मैट सिल्वर गार्निश है। और इस साइड पे आपको इंडिकेटर्स जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली हैं, वो वर्टिकली हैं, हॉरिजॉन्टली ऊपर आपके पास DRLs हैं। ये हो गए इसके फ्रंट एस्थेटिक्स। दोबारा से फ्रंट एस्थेटिक्स की अगर बात करते हैं, जो ग्रिल है और जो पूरे का पूरा स्टांस है वो पूरे का पूरा मज़राटी लेवांटे वाला है। अब वो पहले आई थी कि ये पहले आई थी, ये बाद की डिबेट है। इसके फ्रंट के अंदर इसके अलावा जो इसके ADAS के फीचर्स हैं जिसको MG पायलट कहते हैं, उसके अंदर इसके अंदर ऑटो सेंसिंग ब्रेकिंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, उसके अलावा ऑटो रेन सेंसिंग, ऑटो लाइट सेंसिंग। इसकी ये जो मैट्रिक्स LEDs हैं ये ऑटो लेवलिंग है, इसकी आप अंदर से हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ चीदा चीदा फीचर्स हैं रडार के और ऑटो सेंसिंग के, जो कि फ्रंट वाली साइड पे। अब इसके इंजन की तरफ चलते हैं और जो इसकी मेन इस टाइम सेलिंग पॉइंट है PHEV, पूरे का पूरा जो मॉड्यूल है, जो यूनिट है, उसकी तरफ उसको दिखाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इसके इंजन की तरफ चले तो सबसे पहले तो इसका हम जब बॉनेट खोलते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे इसका रिलीज़ का लीवर है, उसको यूं करके पुश करते हैं तो दोनों साइड पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स लगे हुए हैं। आपको जो है ना स्ट्रट उठा के मैनुअली नहीं लगानी पड़ती। साउंड डैम्पनिंग शीट लगी हुई है और साउंड डैम्पनिंग शीट जो है वो पूरे का पूरा जो बॉनेट है ना उसको ऑलमोस्ट कवर कर रही है। नीचे वाली साइड पे अगर आएँ तो साइडों पे कवरिंग नहीं है, लेकिन वेल्ड जो है वो बाहर निकले हुए नज़र नहीं आते। जिस तरह कुछ गाड़ियों में जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं, सपोज जैसे होंडा सिविक है, उसके यहाँ पे सारी जो स्पॉट वेल्डिंग है वो बाहर ही नज़र आ रही होती है, इसके अंदर वो नज़र नहीं आ रही। अब इसके अंदर जो इंजन है उसके एक आपको इन डेप्थ जो है ना उसका पूरे का पूरा रिव्यू दे देते हैं।
अच्छा जी, अब अगर हम इसके इंजन के अंदर इन डेप्थ व्यू की तरफ इसके इंजन के आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक 1500 सीसी इंजन है जो कि जीएम ने प्रोड्यूस किया हुआ है। अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स उसका प्रोड्यूस हुआ हुआ इंजन है 1500 सीसी वाला। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक 90 किलो वाट की मोटर आती है नीचे वाली साइड पे, जो कि इसका कंबाइंड जो हाइब्रिड सिस्टम है वो बनाती है। टोटल आउटपुट जो है इंजन की वो 209 किलो वाट या 280 हॉर्स पावर है। उसके अंदर से 90 किलो वाट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटर की पावर है, और 90 किलो वाट का मतलब है कि 120 हॉर्स पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटर प्रोड्यूस करती है। बाकी जो पावर है वो इंजन प्रोड्यूस करता है। ऑलमोस्ट 160 हॉर्स पावर इंजन प्रोड्यूस करता है, 120 हॉर्स पावर जो है वो आपकी प्रोड्यूस करती है मोटर, और कंबाइंड आपको मिलता है 280 हॉर्स पावर। जो टॉर्क कंबाइंड है पूरे के पूरे सिस्टम का वो 480 न्यूटन मीटर है। 510 न्यूटन मीटर टॉर्क वीगो डालेगा है। इसका टॉर्क और उसके टॉर्क के अंदर टोटल 30 न्यूटन मीटर का फ़र्क है, जिसकी वजह से इसकी जो पिक है वो बेतहाशा है। पिक के अंदर कहीं से गाड़ी फंसती है, कुछ होता है, करते हुए कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। आप इस्लामाबाद जाते हैं चढ़ाइयों पे उतराइयों पे, गाड़ी ने आपको कहीं ये नहीं बताना कि मैं कहीं लोड ले रही हूँ। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा गाड़ी का वो उतना आपको कम लोड महसूस करवाएगी, और जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर होगी गाड़ी की वो उतनी ही स्पीड जल्दी गेन करेगी। जोन सी गाड़ियाँ बैलेंस्ड होती हैं टॉर्क और हॉर्स पावर के अंदर, वो आपको ना ज़्यादा लोड महसूस करवाती हैं ना ही ज़्यादा आपको स्पीड महसूस करवाती हैं। लेकिन जो टॉर्क हैवी इंजन होते हैं या जो टॉर्क हैवी सिस्टम्स होते हैं वो आपको लोड नहीं बिल्कुल भी महसूस होने देते। और क्योंकि 280 हॉर्स पावर भी है तो आपको स्पीड के अंदर भी कहीं या एक्सेलरेशन के अंदर भी कहीं जो है ना मसला फील नहीं होगा। 480 न्यूटन मीटर टॉर्क का मतलब है कि इसके अंदर आप 10 बंदे बिठा के भी गाड़ी को चलाएंगे तो उसी तरह चलेगी जिस तरह एक बंदे के बैठे हुए गाड़ी ने चलना है। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका यूनिट है ये इलेक्ट्रिकल यूनिट है, इसका ये BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम ये होता है कि ना वो बैटरीज को ओवर हीट होने दे, जब चार्ज हो रही हैं बैटरीज तो ऑटो कट ऑफ करे, और बाकी सारे के सारे जो मामला इलेक्ट्रिकल्स के हैं वो BMS ने देखने। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ने ये एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो बैटरीज हैं उनकी हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। BMS होने के बावजूद जो गाड़ी की वारंटी है वो 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर जो है वो बैटरीज की है, और 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर बाकी की गाड़ी की है, जिसमें इलेक्ट्रिकल्स, इंजन और बाकी सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम इसका जो कंबाइन होता है उसकी जो एनिमेशन वगैरह है उसके साथ हम आपको एक दिखा देंगे सिस्टम के किस तरह वो गाड़ी का जो इंजन है वो मिक्स कर रहा होता है हाइब्रिड पावर को। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको इसके अंदर कहीं पे भी कोई क्लटर नहीं नज़र आएगा। आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है बड़ी साफ़ सुथरी लेड आउट है। आपके पास एक अच्छा क्रम्पल जोन मौजूद है, काफ़ी बड़ा क्रम्पल जोन। मैं वैसे अपनी हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ, लेकिन इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ कि क्रम्पल जोन का मतलब ये है कि जब गाड़ी ने हिट होना है तो सबसे पहले इस जगह से लेके इस जगह तक ने जो है ना आपका जो इम्पैक्ट है वो बर्दाश्त करना है, और आप तक इम्पैक्ट नहीं आने देना। यानी कि आपकी गाड़ी आगे से तो क्रश हो जाएगी लेकिन आप तक जो है ना वो झटका या इम्पैक्ट नहीं आने देगी, आपको कम से कम नुकसान होगा। उसके बाद जो इंजन होता है वो खुद एक क्रम्पल जोन के तौर पर एक्ट करता है, और उसके बाद यहाँ से लेके जो आपका डैशबोर्ड तक की जगह है वो एक क्रम्पल जोन के तौर पर एक्ट करता है। यानी कि सेफ्टी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 6 एयरबैग वैसे भी गाड़ी के अंदर हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रीइंफोर्समेंट्स होती हैं, ये गाड़ी के चेसी स्ट्रक्चर जो है उसको रीइंफोर्स कर रही होती हैं, और आपको टर्निंग के अंदर, हैंडलिंग के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो हेल्प कर रही होती हैं। ये जो चीज़ें हैं जब आप इसको हाई स्पीड के ऊपर मैन्यूवर करेंगे तो गाड़ी का रिस्पॉन्स है उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करेंगी। उसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे सामने नज़र नहीं आती। साउंड डैम्पनिंग शीट ऊपर जैसे आपको बताया लगी हुई है, सामने वाली साइड पे भी साउंड डैम्पनिंग शीट सारी लगी हुई है। ये इस तरफ पीछे सारी साउंड डैम्पनिंग शीट लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी की जो इंजन की आवाज़ है वो अंदर कैबिन के अंदर कम अज़ कम आएगी। ये हो गया जी इसका इंजन। और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, हाँ, ये सामने आपका ABS का यूनिट लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर ABS ऑलराउंड है, और गाड़ी के अंदर ऑटो ब्रेकिंग भी है। तो इसका जो कंप्यूटर है वो भी इधर इस साइड पे, ये जो है ये आपका BMS है, और उस साइड पे आपके नीचे वाली साइड पे जो है इसका कंप्यूटर है, जो कि इसके सारे के सारे MG पायलट और रडार के जो फीचर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये हो गई इसके इंजन की इन डेप्थ एक रिव्यू हो गया। अब इसकी साइड पे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसके इंजन की तरफ से हम आ जाते हैं इसकी साइड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड पे जो चीज़ है वो आपको सबसे पहले तो बिल्कुल सेम जो HS वाला फेंडर है वो मिलना, ठीक है जी। सेम HS वाला फेंडर है, लेकिन आगे से लाइट डिफरेंट है। लाइट की बॉडी सेम है, बीच में जो उसका पैटर्न है ना वो डिफरेंट है। फेंडर सेम हो गया। फेंडर के ऊपर यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं है। जो दूसरी HS हैं, एक्साइट है, एसेंस है, जोन सी भी गाड़ी है उसके अंदर भी हमने पहले रिव्यू किया था,
उसके अंदर भी बताया था कि गाड़ी जो है ना बहुत मिनिमलिस्टिक है लोगोज और एम्बलम्स वाली साइड से। बहुत ज़्यादा लोगोज या एम्बलम नहीं कहीं पे भी डिस्प्ले हुए। लाइट के अंदर यहाँ पे साइकिल लाइट टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है सिर्फ, और वो भी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि दूर से खड़े होकर नजर आए। गाड़ी बड़ी मिनिमलिस्टिक है फ्रॉम एम्बलम साइड। नीचे आपके पास एक वो ब्लैक गार्निश आती है। 18 इंच के आपके पास रिम आते हैं, 18 इंच के रिम है। और इस टाइम इसको जो टायर डला हुआ है वो है मैक्सिस का टायर डला हुआ है इसको। 18 इंच के रिम है और ये डायमंड कट रिम्स हैं। जो कंपनी इनको जो नोमेनक्लेचर कंपनी यूज़ कर रही है इनके लिए वो डायमंड कट रिम्स हैं। 2 टोन के अंदर रिम है, सिल्वर और पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर रिम्स आ गए आपके। पाँच नट वाले जो है ना रिम्स हैं। उसके बाद साइड मिरर पे आते हैं। साइड मिरर सेम एचएस वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इशारा मिल रहा है। इसके अंदर जो है ना कोई उसके अलावा लाइट नहीं है। नीचे वाली साइड पे आपका जो 360 डिग्री कैमरा होता है उसका कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। और जब लाइट कम होगी यानी कि एम्बियंट लाइटिंग कम होगी जिसके अंदर आपको कोई लाइट नीचे जाती हुई नज़र आ सकती है, तो जब आप गाड़ी को लॉक करके अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक MG प्रोजेक्ट करेगी गाड़ी। वो अभी जहाँ पे अभी जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, लो लाइट एनवायरनमेंट में जाके आपको वो भी दिखा देते हैं। उसके बाद पीछे वाली साइड पे आते हैं। सेम क्रोम गार्निश ऊपर वाली साइड पे भी, नीचे वाली साइड पे भी। दरवाज़ों की खिड़कियों के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे क्रोम गार्निश आती है। दरवाजे के हैंडल के ऊपर क्रोम गार्निश आती है और जो ऑटो अनलॉक का बटन है वो उसके ऊपर भी क्रोम गार्निश आती है। पीछे वाले हैंडल के ऊपर भी क्रोम गार्निश है और पीछे वाली खिड़की और जो पिलर है उसके ऊपर भी टोटल क्रोम गार्निश एक चल रही है। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर इस तरह होता है कि अगर नीचे क्रोम गार्निश होती है तो ऊपर नहीं होती, ऊपर होती है तो नीचे नहीं होती। जिस तरह ग्रैंडी के अंदर नीचे आती है तो ऊपर नहीं आती, सिविक के अंदर ऊपर आती है तो नीचे नहीं आती। इस तरह बहुत सारी टोयोटा करोला क्रॉस है उसके अंदर भी इसी तरह। ऊपर वाली साइड पे आपको रूफ रेल्स आ जाती हैं। रूफ रेल्स जो है वो एक्टिव इस टाइम नहीं है लेकिन उनको एक्टिव किया जा सकता है। उनके पास उनके ऊपर माउंटिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं। सिल्वर मैट सिल्वर फिनिश के अंदर जो है ना ऊपर वाले जो आपके रूफ रेल्स हैं वो आते हैं। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको अंदर से दिखा देंगे। ये होगी जी इसकी एक साइड प्रोफाइल। नीचे वाली साइड पे भी अगर देखें तो जो टोटल एक ब्लैक गार्निश चल रही है उसके अंदर एक क्रोम की पट्टी भी नीचे वाली साइड पे चल रही है। पीछे भी आपके सेम रिम्स आ जाते हैं। और इस साइड पे आप अगर देखें तो आपका इस साइड पे चार्जिंग पॉइंट आ जाता है। दूसरी साइड पे पेट्रोल रिफ्यूल की जो कैप है वो है। ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड ऑफ चार्जिंग सपोर्ट करती है, जो कि इसके साथ आपको चार्जर मिलता है 220 वोल्ट 16 एम्पेयर का चार्जर होता है। टोटल 3 किलोवाट का चार्जर बनता है। वो इसको 0 to 100 चार्ज करता है 5 से 6 घंटे में ऑलमोस्ट। आप एक दफ़ा जब इसको फुल चार्ज कर लेते हैं तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट आपको 70 किलोमीटर्स की जो रेंज है वो सिर्फ ईवी पे देती है। लेकिन 70 किलोमीटर्स आपको अचीव करने के लिए इसको बार बार रीजन के अंदर इसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप 70 किलोमीटर से अचीव नहीं कर सकते तो इस वजह से है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा रीजन से चार्ज नहीं किया। रीजन से चार्ज किए बगैर जो है ये ऑलमोस्ट 58 to 60 किलोमीटर्स आपको फिर भी ईवी की रेंज देगी। जो रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। रीजन जो है वो टोटल जो चार्जिंग टाइम होता है उसका या टोटल जो चार्जिंग रेंज होती है रीजन मैक्सिमम भी कुछ अगर उसमें जनरेट कर सकता है ना तो वो उसका 10% होता है। तो अगर आप 60 का 10% निकालते हैं तो वो 6 किलोमीटर बनता है और ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर या 68 किलोमीटर की इसकी ईवी रेंज बन जाती है। लेकिन ये ऑनली ईवी रेंज है। अगर आप इसको इसके नॉर्मल मोड पे चलाएंगे जहाँ पे ये बैटरीज को प्रॉपर मिक्स करेगी अपने हाइब्रिड सिस्टम के साथ, तो ये आपको ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज वैसे ही देगी। यानी कि 1.5 लीटर के अंदर 100 किलोमीटर पहले ये आराम से करेगी। चार्जर की बात कर रहे थे। चार्जर के अंदर जो इन्होंने चार्जर दिया हुआ है ये सिर्फ वही वाला चार्जर सपोर्ट करेगी। बेरा के ऊपर या इंडस्ट्रियल चार्जर जो सा भी दूसरा लगा होता है ये वो वाला चार्जर सपोर्ट नहीं करेगी। वहाँ पे भी आप अपना चार्जर ले जाके सॉकेट के अंदर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके चार्जर के अंदर एक आपको प्लस पॉइंट जो मिल जाएगा वो ये है कि आपको इसका चार्जर लगाने के लिए अर्थ नहीं अलग से देनी पड़ेगी। जो नॉर्मल आपका हाउस होल्ड सॉकेट आप उसी के अंदर इसको लगाएंगे चार्ज हो जाएगा। 3 किलोवाट का मतलब ये है कि हमने जो टेस्ट किया था उसके अंदर ये ऑलमोस्ट 2200 वाट ड्रॉ कर रही थी, यानी कि 2.2 किलोवाट ये ड्रॉ कर रही थी। अगर आपके पास 2500 वाट या 3000 वाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो ये गाड़ी आपकी फ्री चार्ज होती रहेगी। आपने सोलर पे इसको चार्जिंग पे लगा देना है। सुबह 8 बजे सोलर शुरू हो जाता है, 12 बजे अगर आपने कहीं जाना है या 11 बजे अगर आपने कहीं जाना है तो उस दिन की जो टोटल रेंज है वो उसने ऑलरेडी सोलर से फ्री के अंदर आपको कर दी हुई है जनरेट। अगर आप ईवी ऑनली पे भी चलाते हैं तो 50 किलोमीटर ईवी ऑनली पे कर देगी, यानी कि आपकी गाड़ी फ्री ऑफ चार्ज चल रही है। ना पेट्रोल यूज़ हो रहा है ना आपको बिजली यूज़ हो रही है। तो सोलर सिस्टम अगर आपके पास लगा हुआ है तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट फ्री है आपको। अब ये होगी इसकी साइड और चार्जिंग के बारे में बात। अब इसकी पीछे वाली साइड पे चलते हैं। पीछे वाली साइड के ऊपर भी जो HS एसेंस और एक्साइट आती है, इसकी लाइटें पीछे से डिफरेंट हैं। लुक सेम है, बॉडी सेम है, सारी की सारी वो जो इसकी डाई है वो सेम है, लेकिन जो लाइटों का पैटर्न है वो नया है, डिफरेंट है।
अच्छा जी, अब अगर इसकी पिछली वाली साइड पे आते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं, सबसे पहला कॉस्मेटिक चेंज जो आपको नज़र आएगा वो है ये लाइट का पैटर्न यहाँ पे डिफरेंट है। इसका जो नॉर्मल एचएस आती है उसके अंदर इसका जो लाइट का पैटर्न है वो डिफरेंट है। पीछे वाली साइड पे बैजिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एचएस लिखा हुआ है, नीचे पीएचईवी लिखा हुआ है। जो सादी भी एचएस आती है उसके अंदर यहाँ पे पीएचईवी नहीं लिखा होता। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की जगह आ गई एमजी का मोनोग्राम आ गया, दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे एमजी लाउंज से हमने, क्योंकि गाड़ी इस टाइम हम एमजी लाउंज की गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं तो इस वजह से एमजी लाउंज का यहाँ पे नीचे बैच लगा हुआ है। नीचे वाली साइड पे आपके पास क्रोम टिप्स आती हैं। क्रोम टिप्स जो है वो ये पूरी की पूरी जो है ये एग्जॉस्ट टिप नहीं है, इसके अंदर एग्जॉस्ट की टिप है, लेकिन दोनों एग्जॉस्ट की जो टिप्स हैं वो फंक्शनल है। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लुक के लिए। दोनों साइड पे एग्जॉस्ट हैं, डुअल एग्जॉस्ट है गाड़ी का। पीछे वाली साइड पे पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। अभी जो पार्किंग सेंसर्स है ये सिर्फ और सिर्फ पार्किंग सेंसर का काम नहीं करते, बल्कि रियर अगर पीछे से कोई बंदा गुजर रहा है और आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग भी करेगी। यानी कि जो इसके एडैस के फीचर्स हैं उनके अंदर भी ये वाले जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये इसकी हेल्प करते हैं। पीछे वाली साइड पे आपके पास वाइपर आ जाता है, हाई माउंटेड लैंप आ जाता है, ऊपर जो है वो शार्क फिन एंटीना आ जाता है, और उसके अलावा इसके अंदर पीछे वाली साइड पे कुछ भी नहीं है, और एचएस से ज़्यादा के ज़्यादा डिफरेंस भी कोई नहीं है पीछे से। यहाँ पे आपके पास बटन आता है जिसको आप दबाएंगे तो जो है ना आपका जो ट्रंक है वो खुल जाएगा। अब पीछे से ट्रंक खोलने के बाद इसके अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आप ये जो सीटें आगे वाली इनको गिरा के इसको सीधा करके बिल्कुल काफ़ी अपनी स्पेस जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। जो बेड है वो थोड़ा सा ऊंचा है, जो एचएस है उसका बेड थोड़ा सा इससे नीचा है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो यहाँ पे पीछे वाले बेड के नीचे हैं। और इसके अंदर स्पेयर टायर नहीं आता, इसके अंदर पंक्चर किट आती है। पंक्चर किट पूरी की पूरी मौजूद है। पंक्चर किट का अभी आपको जो है ना एक डिटेल वो भी बता देते हैं। पीछे वाली साइड पे आपको बैटरी आती है, गाड़ी की बैटरी। उसके अलावा फ्यूज बॉक्स भी आपका पिछली वाली साइड पे है। यहाँ पे आपका बैटरी का कूलेंट आता है। इसके अंदर 3 कूलेंट आते हैं। बैटरी का कूलेंट अलहदा आता है, आगे इसकी मोटर का कूलेंट अलहदा आता है, और इंजन का कूलेंट अलहदा आता है। यानी कि 3 चीज़ें हैं, तीनों का कूलेंट अलहदा है। उसके बाद यहाँ पे सारी की सारी ये पंक्चर किट आ गई आपकी, और ये आपका आ गया चार्जर। अब चार्जर को अलहदा से रिव्यू करते हैं अभी, उससे पहले ये इसकी सारी की सारी स्पेस है। ये जी इसका चार्जर है। अब इसके चार्जर के अंदर अगर मैं सबसे पहले आपके पास लेके आऊँ इसको, तो ये इसका फेस है जो आपने गाड़ी के अंदर प्लग करना है। मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको खोलेंगे, इधर आपके पास आगे एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन उतारेंगे और इसकी आगे से प्रोटेक्शन उतार के इसको आप अंदर प्लग कर देंगे, गाड़ी की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अगर पीछे से ये वाला जो चार्जर है ये कहीं पे प्लग्ड होगा। उसके बाद इसके आगे चलें तो चार्जर के इधर प्लग के ऊपर कोई ज़्यादा जो है ना मौजूद नहीं है, कुछ स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है। स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे पीछे लिखी हुई हैं। जो चार्जर है वो आपको 3 तरह के स्टेटस बता रहा होता है कि अभी पावर ऑन हो गई है। अगर पावर ऑन हो गई है तो पावर की लाइट ऑन हो जाएगी, अगर चार्जिंग शुरू हो गई है तो चार्जिंग की लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर कोई फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट की लाइट ऑन हो जाएगी। जो प्लग है आपका, जो कि आपकी वॉल के अंदर या होम घर पे किसी भी सॉकेट के अंदर लगना है, वो नॉर्मल सॉकेट है। ये थोड़ा टेढ़ी पिंस वाला है। इस तरह की कोई बहुत सारी एक्सटेंशंस और बहुत सारे अडाप्टर्स मिल जाते हैं, वो लगा के आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी गाड़ियाँ जैसे हॉनरी आ रही है या आप निसान सकूरा इंपोर्ट करवाते हैं, तो उसके लिए आपको चार्जिंग जो है उसके लिए आपको एक अलग अर्थ का पॉइंट लगवाना पड़ता है। इसके अंदर अर्थ की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अपने सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर पीछे वाली साइड पे आते हैं तो IP67 रेटेड है। जो रेटेड करंट है उसका वो 8 एम्पेयर है, लेकिन ये जो पुल करता है जहाँ तक जाता है वो 3 किलोवाट तक इसको करने के लिए कोई ऑलमोस्ट ये 15 एम्पेयर तक जा सकता है। 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट तक प्लस माइनस 15% करके ये चला जाता है। और दैट्स अबाउट इट। ये किस कंपनी का बना हुआ है ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये किसी ना किसी चाइनीज़ कंपनी का ही बना हुआ है। जो वायरिंग है वो काफ़ी जो है ना रोबस्ट है, और वायरिंग इस तरह की है कि वो अगर काफ़ी देर एक जगह पे पड़ी भी रही या चार्ज होती भी रही एक ही एंगल के ऊपर तो वो बेंड होके ख़राब नहीं होगी। तो ये हो गया जी इसका चार्जर हमने यहाँ पे रख दिया। अब आपको इसका हमने इंजन के बारे में बता दिया, फ्रंट के बारे में बता दिया, साइड के बारे में बता दिया, चार्जिंग के बारे में बता दिया। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, इंटीरियर का रिव्यू शुरू करते हैं, और इंटीरियर के बाद इसको ड्राइव करके थोड़ा बहुत जो इसके फर्स्ट इंप्रेशन है ड्राइव के वो आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब अगर हम गाड़ी के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले जो गाड़ी की ओपनिंग है वो सेम एचएस वाली ओपनिंग है, ठीक है, जो कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके अंदर घुसना यूँ करके मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ आराम से। यहाँ पे इसके आपके पास लॉक और अनलॉक के बटन आ गए। सिल्वर फिनिश के अंदर आपका जो है हैंडल आ गया। इंटीरियर के अंदर 3 ऑप्शंस आती हैं इसमें, एक मोनाको ब्लू, एक रेड आता है और एक ब्लैक आता है। ये वाला जो है ये रेड वाला है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली साइड पे आपके पास स्पीकर ग्रिल आ जाती है। इधर आपके पास सारे के सारे जो साइड मिरर हैं उनके कंट्रोल आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है ना साइड जो विंडोज़ हैं उनके कंट्रोल आ जाते हैं। सारी जो विंडोज़ है वो ऑटो हैं, इस तरह नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटो और बाकी सारी जो है ना वो मैनुअल है। इधर से अब इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है जी।
अच्छा, जो ड्राइवर सीट है वो टोटल 8 वे एडजस्टेबल है, जिसमें से 6 वे ऑटो है और 2 वे जो है वो मैनुअल है। ऑटो आगे पीछे ऊपर नीचे, और जो रिक्लाइन है वो ऑटो है, जो लंबार सपोर्ट है वो मेरी मैनुअल है। अच्छा जी, अब अगर इसके क्लस्टर की तरफ आते हैं तो 12.3 इंचज़ का इसका टोटल क्लस्टर है और 10.1 इंचज़ का इसका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, वो भी आपको भी दिखा देते हैं। इसके अगर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके आपको ऑन ऑफ की एनिमेशन दिखा देते हैं। ये गाड़ी ऑफ हो गई एक दफ़ा प्रेस करने पे, ठीक है जी, और उसके बाद मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो पूरी एनिमेशन शो करके गाड़ी रेडी हो जाएगी। एमजी का लोगो आएगा, वो एक फ्लेम की एनिमेशन शो करेगा और उसके बाद गाड़ी जो है वो एक और एनिमेशन शो करके ये वाली तो रेडी हो जाएगी। इस टाइम अब आपकी जो गाड़ी है वो रेडी है, सिस्टम रेडी उसने दे दिया। लो फ्यूल की वार्निंग दे रही है क्योंकि शोरूम वाली गाड़ी है, ठीक है जी। इसके बाद ये आपका पूरे का पूरा क्लस्टर आ गया। आपकी जो राइट साइड है, राइट साइड के ऊपर आपको आरपीएम नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आपको स्पीड नज़र आ रही है। नीचे वाली साइड पे वो 78 किलोमीटर जो है वो पेट्रोल की रेंज शो कर रही है और कंबाइंड रेंज 113 किलोमीटर की कर रही है। अभी 19% इसकी बैटरी है और जो है ना पार्किंग ब्रेक ऑन है। सारी की सारी जो आपकी सीट बेल्ट हैं उन सब की वार्निंग आ रही है आपको, ठीक है जी। ये आपका पावर फ्लो का मीटर है। इधर आपको वो दिखाएगा कि पावर बैटरी से कितनी जा रही है इंजन को, कितनी रीजन से वापस आ रही है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये हमारा टोटल जो कंजम्पशन का मीटर है ये वो है। इसके अंदर ट्रिप डिस्टेंस आ रहा है, ट्रिप टाइम आ रहा है, एवरेज स्पीड आ रही है, एवरेज कंजम्पशन। ये वाला अब हमारा TPMS मॉनिटर आ गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसके बाद ये हमारी टोटल जो बैटरी वोल्टेज है ये वो आ रही है। उसके बाद ये हमारा वोल्ट मीटर आ गया, एम मीटर आ गया, मोटर की स्पीड, मोटर का आरपीएम आ गया और इंजन स्पीड आरपीएम अलग-अलग आ गए। ये जो व्यू है आपको जब गाड़ी चला रहे होंगे तब भी दिखा देंगे। वापस हम आ जाते हैं अपने जो बैटरी फ्लो है उसके ऊपर। तो दैट्स अबाउट इट फॉर द मीटर। अगर अब इसके अंदर से पीछे हम अपने स्टीयरिंग की तरफ आ जाते हैं तो स्टीयरिंग इसका MGHS वाला ही है, लेकिन MGHS के अंदर यहाँ पे आपको एक स्पोर्ट मोड का बटन मिलता है, वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। अगर हम इसके लेफ़्ट वाले स्टीयरिंग स्टॉक के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। गाने आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं और म्यूट कर सकते हैं, सोर्स चेंज कर सकते हैं, कॉल पिक कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों अवेलेबल हैं। इस साइड पे आपके जो मीटर की जो भी मैंने चेंजिंग की थी वो यहाँ से, मुझे अगर मैं इसको टॉगल करता हूँ तो यहाँ से होगा। इधर से क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे नीचे इसका लेदर स्टॉक है वहाँ से होंगी। ये मेरा एक फेवरेट का बटन है, इसको मैं किसी भी चीज़ पे मैप कर सकता हूँ। और एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो जब चल रहा है तो यहाँ से मैं सिरी या जो एंड्रॉयड ऑटो का असिस्टेंट है उसको यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। गाड़ी के जो स्टॉक्स हैं वो आपके यूरोपियन स्टाइल में आपके लेफ़्ट हैंड पे जो है वो आपका वाइपर है और आपके राइट हैंड पे वाइपर है और लेफ़्ट हैंड के ऊपर जो है वो लाइट्स के स्विचेस हैं। इस साइड पे आपके वाइपर स्पीड चेंज हो सकती है, इस साइड पे जो है वो आपकी जो लाइट्स हैं उनकी सारी की सारी सेटिंग है। इससे बिल्कुल नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं तो ये आपका क्रूज़ कंट्रोल आ गया। उसके अंदर आप स्पीड सेट कर सकते हैं, इधर से स्पीड सेट होगी, इधर से स्पीड चेंज होगी, इधर से इस जो है ना जो आपका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो सारे का सारा कंट्रोल होगा। क्रूज़ कंट्रोल एडाप्टिव है, आप आगे से लेंथ सेट कर सकते हैं कि कितनी दूर आपने गाड़ी रखनी है और दैट्स अबाउट इट फॉर द स्टीयरिंग साइड। इस साइड वाले देख लें जी, इस साइड पे कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता। इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास वो आती है, स्टोरेज बॉक्स आता है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं और यहाँ पे आपकी हेडलाइट्स की जो हाइट है उसकी एडजस्टमेंट आ जाती है। तो उसके बाद हम चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की तरफ। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो है वो डिफरेंट है इसका उससे, जो पिछली दफ़ा वाला था उसके अंदर बड़ा जो HS आती है उसका जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी फील होता है। इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे जो है ना गाड़ी के वो इसी के अंदर हैं। क्लाइमेट कंट्रोल सारे का सारा गाड़ी का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले से ही जो है ना वो सेट होता है। उसके बाद हम ये इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आ रहा है। पीछे वाली साइड पे आते हैं, नीचे आपकी ग्रिल्स आ जाती हैं। बाकी इंटीरियर जो है वो मोर और लेस सेम है HS वाला। नीचे वाली साइड पे इसके आपके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, आपके पास होम पे वापस आने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास गाड़ी की सेटिंग्स आ जाती हैं। ये आपका AC का कंट्रोल है, ये आपका डीफॉगर है रियर और ये आपका फ्रंट डीफॉगर है, ठीक है जी। ये आपकी हो गई जी, ये इसका इस तरफ वाला क्लस्टर हो गया। इस साइड पे अगर आते हैं तो आपके पास स्टोरेज कंसोल है। स्टोरेज कंसोल काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर आप ओनर मैनुअल रखने के बाद भी 3-4 चीज़ें और रख सकते हैं। गाड़ी के अंदर एक एम्बियंट लाइटिंग चल रही है, ऑटो डिमिंग हमारे पास मिरर है। ये सारे का सारा जो है ना ऑटो सेंसिंग का, रेन सेंसिंग का जो है ना वो यूनिट लगा हुआ है। इधर हमारे पास जो है ना उसके कंट्रोल्स आ जाते हैं, सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इधर से सनरूफ खोल के आपको भी दिखा देते हैं। ये आपका जो है ना सन ग्लासेस होल्डर आ गया और ये स्प्रिंग है।
उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी इसका वाइज़र को यहाँ से हम खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती है। तो वाइज़र को बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ हो जाती है, ऑन डिमांड लाइट ऑन ऑफ नहीं होती। इसी तरह आपका इस साइड पे वाइज़र है और यहाँ पे आपकी लाइट है। साइड पे आपके इस साइड पे ग्रैब हैंडल आता है, इस साइड पे आपका जो ग्रैब हैंडल है ड्राइवर साइड पे नहीं आता। अब आपको थोड़ी देर बाद इसकी सनरूफ का दिखा देंगे ओपन करके। ये इसके जो वेंट्स हैं एसी के, वो टरबाइन स्टाइल एमजी के जिस तरह आते हैं उसी तरह के हैं। तो दैट्स अबाउट इट फॉर द फ्रंट ऑफ इंटीरियर। इस टाइम मेरी जो सिटिंग पोजीशन है उसके अंदर मेरे हिसाब से गाड़ी की जो सीट है वो प्रॉपरली सेट है। ड्राइविंग पोजीशन पे मेरी पे इस टाइम अभी सेट हो गई है। गाड़ी के जो स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है, टेलीस्कोपिक है, लेकिन मैनुअली टेलीस्कोपिक है, ऑटो नहीं है। इसका नीचे से मैं लीवर छोड़ता हूँ तो ये मेरा जो स्टीयरिंग है ये नीचे, ऊपर, बाहर और अंदर को जा सकता है। ये अंदर चला गया, ये बाहर आ गया। अब पीछे वाली सीटों की स्पेस की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। तो अब इसकी पीछे वाली साइड पे आते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस दिखा देते हैं। एंट्रेंस इसकी वाइड है, नॉर्मल एचएस की तरह ही वाइड है। मैं अंदर बैठ गया हूँ, मैंने अगली सीट जो है वो अपने मुताबिक सेट की हुई है, यानी कि मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर अगली सीट सेट की हुई है और मेरे मुताबिक सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। फिर भी मेरे पास पीछे प्लेंटी ऑफ लेग रूम मौजूद है। मेरे जो पैर हैं वो मैं सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूँ। कुछ गाड़ियाँ जो हाइब्रिड होती हैं उनके नीचे, यहाँ पे सीट के नीचे पैर लेके जाने की जगह नहीं होती। हेडरूम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, हालांकि पैनोरामिक सनरूफ है लेकिन फिर भी हेडरूम बहुत ज़्यादा है। जो अंडर थाई सपोर्ट है, जो अंडर थाई लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, महसूस नहीं होती। गाड़ी की कुशनिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी की कुशनिंग जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है प्रॉपरली। पीछे वाला भी जो मेरा मिरर है वो ऑटो है, वो 1 पुश पे नीचे चला गया और मेरी जो विंडो है वो 1 पुश पे क्लोज भी हो गई है। सारी की सारी जो विंडोज़ हैं वो ऑटो हैं और बड़ा खूबसूरत सा एक क्रोम गार्निश जो है वो मेरे पिछले दरवाजे के उसके ऊपर भी आ रहा है। जो मेरा विंडो का बटन है उसके ऊपर, पीछे वाला जो भी दरवाज़ा है वो भी सारा सॉफ्ट टच है। लेदर भी प्रॉपर वही वाला है जो आगे वाला है, जितना सॉफ्ट टच आगे उतना ही पीछे है। वरना जो सीकेडी यूनिट होते हैं उनके अंदर अगले दरवाजे सॉफ्ट टच होते हैं, पीछे वाले हार्ड प्लास्टिक खड़कते हैं। ये वाले पैनल जो है वो आगे भी जो है ना हार्ड प्लास्टिक है, पीछे भी हार्ड प्लास्टिक है। पीछे वाली साइड पे सीट के अंदर ये मुझे एक स्कूप नज़र आता है, क्योंकि ये गाड़ी की जो सीट है आगे वाली, ये एक बड़ी स्पोर्टी सी बकेट स्टाइल सीट बनी हुई है। अब इसके अंदर आ जाते हैं। अब जी इसके अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे पीछे मेरे पास ये मौजूद हैं, एयर वेंट्स मौजूद हैं जिनको मैं खोल बंद भी कर सकता हूँ और एडजस्ट भी कर सकता हूँ। नीचे मेरे पास 2 यूएसबी सॉकेट्स मौजूद हैं। पीछे वाली साइड पे मेरे पास जगह है कोई ना कोई सामान रखने के लिए। इस साइड पे मेरा दूसरा दरवाज़ा आ गया ऑब्वियसली, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना आर्म रेस्ट मौजूद है। आर्म रेस्ट की बड़ी खूबसूरत फिनिश है। जितने भी आर्मरेस्ट मैंने देखे हैं उनके अंदर ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सुराख होते हैं काले रंग की प्लास्टिक के अंदर। इसके अंदर इस तरह नहीं है, बड़ी क्वालिटी फिनिश है और बड़ा जो है ना डिटेल दी गई है हर चीज़ को। यहाँ पे मेरे पास एक कैबिन जो छोटा सा जो है ना वो कंसोल है जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें रख सकता हूँ। इसको मैं खोलता हूँ तो बड़े खूबसूरत तरीके से जो सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर मेरे जो कप होल्डर हैं वो आ जाते हैं और इनको मैं यहाँ पे बंद करके तो इसको बंद कर देता हूँ। दरमियान वाली जो सीट है उसके ऊपर अगर मैं बैठूँ तो दरमियान वाली सीट बहुत ज़्यादा रेज्ड नहीं है और दरमियान वाली सीट पे बैठ के भी मेरे जो घुटने हैं वो इतनी जगह पे रहते हैं कि मेरे इस साइड पे और इस साइड पे एक बंदा आराम से बैठ सकेगा। उसके बाद मेरा जो फ्रंट इंटीरियर की लुक है वो बड़ी खूबसूरत आ जाती है इधर दरमियान में बैठ के। और ये अब मेरी सनरूफ आ जाती है। सनरूफ ऑपरेट करके अब आपको दिखा देते हैं। तो सनरूफ का ऑपरेशन आपको दिखा देते हैं। जो आगे वाला बटन है इसको क्लिक करते हैं तो जो इसका कपड़ा होता है वो और जो सनरूफ है वो दोनों इकट्ठी पीछे जानी शुरू हो जाती हैं और सनरूफ भी पूरी की पूरी खुल जाती है। सनरूफ अगले ड्राइवर तक खुलती है। उसके बाद जो है इसको दोबारा हमें क्लिक करना पड़ता है पीछे को। जो आगे वाला इसका पीछे वाला बटन है उसको अगर अब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी सनरूफ है पीछे वाले पैसेंजर्स उनके ऊपर के लिए भी जो इसका क्लॉथ है वो खुल जाएगा और हमें जो लाइट है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। अब दोबारा से अगला वाला बटन क्लिक करेंगे तो सारी की सारी जो सनरूफ है वो बंद हो जाएगी। जब तक हम इसको क्लिक करके रखेंगे तब तक जो इसका अगला वाला शीशा है वो बंद होता रहेगा। हम इसको कहीं पे भी छोड़ के उसको रोक सकते हैं और दोबारा से पीछे वाले बटन को क्लिक करेंगे तो जो ऊपर वाला क्लॉथ है वो ऑटोमेटिकली सारे का सारा आगे आ जाएगा। तो ये होगी जी इसके सनरूफ की पूरी जो फंक्शनैलिटी है वो। अंदर गाड़ी के अंदर रीडिंग लाइट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इस साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे दरवाजे के ऊपर यहाँ पे रीडिंग लाइट मौजूद है, आगे वाली साइड पे भी लाइट्स मौजूद हैं। तो ये हो गया जी इसका इंटीरियर सारे का सारा। अब इसको ड्राइव करके आपको फर्स्ट इंप्रेशन जो इसकी ड्राइव के हम वो दे देते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम ड्राइव करना शुरू करने लगे हैं। इसकी सबसे पहले मैं स्टीयरिंग जो है अपने मुताबिक इसको सेट कर ली है। ठीक है जी। अब अंदर ही पैकेजेस मॉल के, क्योंकि एमजी लाउंज जो है वो पैकेजेस मॉल में, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से गेयर डालूंगा। अब गाड़ी इस टाइम पार्किंग से ड्राइव में आ गई। यहाँ पे मीटर पे उसने मुझे शो कर दिया कि ड्राइव में आ गई है।
मैं इसको चलाना शुरू करूँगा तो सबसे पहले तो जो गाड़ी का रिस्पांस है वो बहुत मज़ेदार है। गाड़ी की पिक बहुत अच्छी है, कहीं पे गाड़ी ज़रा सी भी अंडर पावर्ड महसूस नहीं होती। गाड़ी की ड्राइव जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली ही शुरू होती है। सबसे पहले मैं इसको साइड पे लगा के सबसे पहले इसकी साइड सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो सीट बेल्ट है वो मैं जब लगा लूँगा तो उसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ पावर है ये माइनस के अंदर जाएगी। जब माइनस के अंदर जाएगी तो उसका मतलब है कि रीजन हो रही है। यहाँ से मैं सबसे पहले ईवी मोड ऑन कर लूँगा। इस टाइम मेरा ईवी मोड ऑन हो गया। अब गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इस टाइम गाड़ी ने इंजन बिल्कुल ऐड नहीं करना है इसके अंदर। ठीक हो गया जी। अभी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ईवी मोड के ऊपर ही चल रही है। गाड़ी की सस्पेंशन थोड़ी सी स्पोर्टी है, जिसकी वजह से गाड़ी की सस्पेंशन थोड़ा सा महसूस करवाती है कुछ चीज़ें। जैसे अगर मैं स्पीड बम्प के ऊपर से गुजरा हूँ तो मुझे थोड़ी सी जो सस्पेंशन है वो महसूस हुई है, यानी कि बम्प जो है वो थोड़ा सा महसूस हुआ है। वो इस वजह से कि गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो थोड़ी स्पोर्टी है। अब मैं इसको इधर से इधर ले जाता हूँ। हम अभी इसको सिर्फ अंदर ही ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव यूनिट है। अभी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ईवी मोड पे चल रही है। गाड़ी की मैन्यूवरिंग प्रॉपर है। इसको मैं यूं करके अगर अभी ईवी मोड पे है तो पिक थोड़ी सी कम है, उतनी पिक नहीं है जितनी कंबाइंड पे होगी। अब मैं अगर इधर से ईवी बंद कर देता हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ देखें यहाँ से जो मीटर की एनिमेशन है वो शो कर रही है कि बैटरी से पावर मोटर को जा रही है और मोटर जो है वो फिर व्हील्स को ड्राइव कर रही है। ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे जाके आगे थोड़ा सा जहाँ पे मुझे ज़रा सी भी स्पेस मिलेगी, मैं वहाँ पे जाके अगर इसका ईवी मोड बंद कर देता हूँ तो मुझे गाड़ी कंबाइंड मोड पे आ जाएगी वापस। सपोज़ मैं इधर आ गया हूँ, ठीक है, और मैं इसका ईवी मोड बंद कर देता हूँ। ईवी मोड बंद हो गया, ऑटो चार्ज मोड पे चलेगी ये गाड़ी। ठीक है, यानी कि अब ये इंजन को बीच में इन्वॉल्व करेगी। अब मैं अगर इसको पिक करता हूँ तो गाड़ी की जो पिक है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और गाड़ी की पिक बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है जिसके अंदर हम इसकी जो प्रॉपर वो है वो दिखा सकें, लेकिन गाड़ी की पिक बहुत ज़्यादा है। 500 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रॉपर बताती है गाड़ी के। मैं 500 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। अब गाड़ी इंजन भी यूज़ कर रही है, बैटरीज भी यूज़ कर रही है, और बैटरीज को अब जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा है तो गाड़ी इस टाइम रीजन के अंदर गई हुई है। -1% पावर आ गया। इसका मतलब है कि गाड़ी इस टाइम जो मोशन है उस मोमेंटम को यूज़ करते हुए बैटरीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। इंस्टेड ऑफ ओनली यूजिंग बैटरीज, वो इस टाइम बैटरीज को चार्ज कर रही है। जब गाड़ी को आपने एक दफ़ा मोशन में ले आए, मोशन में लेके आने के बाद जब आपने उसकी रेस छोड़नी है, एक्सेलरेटर को छोड़ना है, जब एक्सेलरेटर को छोड़ना है तो एक्सेलरेटर को छोड़ते साथ ही सबसे पहले जो गाड़ी करेगी वो ये काम करेगी कि जो मोमेंटम बिल्ड हुआ हुआ है उस मोमेंटम को यूज़ करते हुए गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी रीजनरेट करनी शुरू कर देगी। और जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तब भी गाड़ी जो है वो जो उसने मोमेंटम बनाया हुआ था उस मोमेंटम को रीयूज़ करेगी। ये -2% पे जाने का मतलब है कि उसने गाड़ी की बैटरीज को चार्ज किया। जितनी दफ़ा मैं ब्रेकिंग करूँगा उतनी दफ़ा जो गाड़ी है वो रिचार्ज होगी। गाड़ी की जो वैसे फील है गाड़ी की वो प्रॉपर क्रॉस एसयूवीज़ वाली है। एसयूवीज़ वाली नहीं है लेकिन प्रॉपर क्रॉस एसयूवी वाली फील है। होंडा विज़ल जो है उससे बहुत बड़ी गाड़ी फील करवाती है अपने आप को। और गाड़ी जो है वो उस तरह फॉर्च्यूनर वगैरह वाली साइड पे तो नहीं जा सकती, लेकिन गाड़ी अपनी जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस सेगमेंट के मुताबिक प्रॉपर गाड़ी का रिस्पांस है, प्रॉपर गाड़ी की ड्राइव है। अगर मैं सीट ऊंची कर लेता हूँ, ड्राइव हाइट अपनी बढ़ा लेता हूँ, मैंने सीट नीची की हुई अभी, अगर मैं सीट ऊंची कर लेता हूँ तो मेरा जो एसयूवी वाला एक्सपीरियंस है वो और इंक्रीज़ हो जाता है। जो मेरी सीटें हैं वो हीटेड हैं, यानी कि सर्दियों के अंदर मुझे जो है ना अगर हीटेड सीटें चाहिए तो मैं वो भी ऑन कर सकता हूँ। गाड़ी की जो सीट का पोस्चर है वो बहुत अच्छा है। बकेट सीट्स होने की वजह से ये मुझे साइडों से भी इसने प्रॉपर सपोर्ट दी हुई है, और पीछे जो मेरा लंबार सपोर्ट है क्योंकि मैं उसको भी इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ। इस टाइम मेरी जो लंबार है वो 100% पे है, मैंने फुल उसको आगे किया हुआ, तो लंबार सपोर्ट भी प्रॉपर जो है ना इस टाइम मेरे पास है। और जो लंबार सपोर्ट है ये आपको कितना ये एक अच्छा और कितना एक आरामदेह फीचर है। लंबार सपोर्ट क्यों होनी चाहिए सीट के अंदर ये आपको तब पता लगता है जब आप गाड़ी लॉन्ग पे ड्राइव कर रहे होते हैं। तो
इसको एक दफ़ा हम अगर और ऊपर से लेके आते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं मेरे जो साइड मिरर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और मेरे साइड मिरर्स जो हैं वो हीटेड हैं। यानी कि अगर सर्दियों के अंदर या किसी भी वजह से उनके ऊपर फॉग आती है, कुछ भी आता है, तो हीटेड साइड मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस चीज़ को ऊपर से ख़त्म करके साइड मिरर्स को क्लियर कर देंगे। और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मेरे पास यहाँ पे शीशे के अंदर नहीं है। अभी इस टाइम गाड़ी की 13% बैटरी थी पहले, अभी भी गाड़ी की 13% बैटरी ही है, क्योंकि अभी मुसलसल गाड़ी जो है वो रीजन में है। मैंने क्योंकि रेस छोड़ी हुई है तो गाड़ी मुसलसल रीजन में है। मुसलसल रीजन में होने का मतलब है कि गाड़ी जितना मोशन अपना उसने पहले पिक किया है उतना ही उसी हिसाब से गाड़ी जो है अपने आप को रिचार्ज भी कर रही है। दिस इज़ अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर कि गाड़ी कहीं भी अपनी जो पावर है उसको ज़ाया नहीं कर रही। जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो उसको प्रॉपर यहाँ पे यूज़ कर रही है कि जितनी वो एनर्जी सबसे पहले यूज़ करके गाड़ी को मोशन में लेके आती है, उसी एनर्जी को वो दोबारा से रीगेन करती है, रीजन के अंदर उसको कन्वर्ट करके वापस बैटरीज में डालने की कोशिश करती है। देयर आर लॉसेस, लॉसलेस सिस्टम तो हो ही नहीं सकता कोई, फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एज मच एज पॉसिबल वो गाड़ी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो एनर्जी सेव कर सके। और पिक बेतहाशा, ब्रेकिंग बहुत अच्छी, यानी कि मैं जहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ वहीं पे साथ ही गाड़ी प्रॉपर रिस्पॉन्स देती है। अगर मैं यहाँ पे गाड़ी को उठाता हूँ प्रॉपर पिक है जी, और मैं साथ ही ब्रेक लगाता हूँ तो प्रॉपर ब्रेक है। यानी कि जो जो चीज़ें पिक जब आपने गाड़ी उठाई है तो बाहर निकली थी, वो जब आप ब्रेक लगाएंगे तो वापस अंदर चली जाएंगी। जब गाड़ी ईवी मोड पे होती है तो बाहर गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, जैसे कुछ हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर एक छोटी सी आवाज़ आ रही होती है बाहर गाड़ी के, वो इसके अंदर नहीं है। तो अब जो हमारा रिव्यू है, जो ड्राइव है, उसको ख़त्म करते हैं। एक फ़र्स्ट इंप्रेशन डिटेल रिव्यू था जिसके अंदर हमने जितना कुछ हम कवर कर सकते थे वो किया। तो अब इसको गाड़ी को दोबारा वहीं पे लगा के जहाँ पे हम रिव्यू कर रहे थे, रिव्यू को कंक्लूड करते हैं। और फिर इसकी कुछ चीज़ें जो अंधेरे में नज़र आनी थी, रोशनी में नज़र नहीं थी आनी, वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा MG HS PHEV का एक फुल डिटेल रिव्यू जिसके अंदर हमने आपको बताया कि इसकी ड्राइव ट्रेन किस तरह का काम करती है, सारे की सारी जो इसकी इलेक्ट्रिकल और इंजन की कॉम्बिनेशन है वो किस तरह बनती है, फ्यूल एवरेज इसकी क्या आती है, इसके इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में सारा कुछ बताया है। इसके वेरिएंट्स के बारे में आपको बता देते हैं। जो PHEV है वो इटसेल्फ इसका एक ही वेरिएंट है PHEV, इसके अलावा किसी वेरिएंट के अंदर ये नहीं आती। इसके अलावा इसके HS के अंदर वेरिएंट आते हैं, एसेंस एक्साइट और 2.0 वाला, वो PHEV नहीं होते और उनके अंदर ये वाली ग्रिल और लाइट्स भी नहीं आती। ये वाली ग्रिल और लाइट्स सिर्फ और सिर्फ PHEV के अंदर ही आती हैं। इसकी प्राइस अभी 31 ऑफ दिस जनवरी 2025 तक 97 लाख कुछ चल रही है, जो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ मिल रही है। 4.5 लाख रुपए का एक डिस्काउंट चल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ जनवरी तक है। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा ये गाड़ी 4.5 लाख रुपया महंगी हो जाएगी। अगर आप अभी गाड़ी बुक करवाते हैं तो आप ये 4.5 लाख रुपए का जो बेनिफिट है ये रिसीव कर सकते हैं। MG इस चीज़ का प्रॉमिस कर रही है कि गाड़ी की जो डिलीवरी डेट MG देगी उसी डिलीवरी डेट के ऊपर गाड़ी वो आपको पहुंचाएगी भी, यानी कि वो डिलीवरी के अंदर कोई आगे पीछे डेट नहीं करेगी। हम होप करते हैं कि MG अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफ़िल करेगी। ये था जी हमारा MG HS PHEV का एक फुल डिटेल रिव्यू। इंशाल्लाह आपसे किसी और रिव्यू के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।